Welcome to Swastika classes. Please come, join us and enhance your knowledge. त्रिकोणमिति समझने से पहले हम समझते हैं कि त्रिभुज क्या है। त्रिकोण से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये त्रिभुज से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में क्या होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। बंद आकृति यानी इसके तीनों कोने बंद है, भुजाएं आपस में मिली हुई हैं, वो एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, हर दो भुजा एक बिंदु में मिलती है। ये दोनों इस बिंदु पे मिली, ये दोनों इस बिंदु पे मिली, ये दोनों इस बिंदु पे मिली। इस तरीके से ये बंद आकृति है, त्रिभुज इसे कहते हैं। अब हर त्रिभुज में हमारे पास क्या होते हैं, तीन शीर्ष। ये जो बिंदु है ना, जहाँ पर दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं, ये शीर्ष कहलाता है। शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। ऐसे ही इस त्रिभुज में तीन भुजाएं मानी जाती हैं, ए बी, बी सी और सी ए। एक और है इन भुजाओं को मानने का तरीका। वो ऐसे मानते हैं कि जो शीर्ष होता है कैपिटल में, उसके सामने वाली भुजा उसी के ही स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। स्मॉल लेटर यानी अल्फाबेट में हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ले रहे हैं। शीर्ष ए है तो उसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए, ये शीर्ष बी है तो इसके सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और ये शीर्ष सी है तो इसके सामने वाली भुजा स्मॉल सी। तो ये हमारे पास तीन भुजाएं इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीन कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। यानी ये वाले कोण की बात हो रही है, ये कोण है ना, ये कोण ए है, ये इसको कोण बी ए सी नाम दे सकते हैं। देखिए दूसरी तरफ दूसरे तरीके से इस तरीके से लिखा है, कोण बी बराबर ए बी सी, सी बराबर ए सी बी। कोण बताना है। ठीक है, जिस कोण को हम बता रहे हैं उसको हमको सेंटर में लिखना होता है। आया समझ में? त्रिभुज में हम अब आगे पढ़ेंगे त्रिभुजों का वर्गीकरण। ये दो तरीके से होता है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। ठीक है, त्रिभुज में क्या होता है, भुजा है और कोण है। हमारे पास दो ही तो चीजें हैं, एक तो ये भुजाएं हैं और दूसरा कोण है। इनके आधार पर हमने त्रिभुजों को वर्गीकृत किया है। सारे त्रिभुज हमने एक कैटेगरी में रखे हैं। यहाँ पर कोणों के आधार पर वर्गीकरण को जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि कोण किस तरीके से बोले जाते हैं, कैसे उनका वर्गीकरण कैसे हुआ है। अगर 90 डिग्री से कम होता है कोण का मान तो वो न्यून कोण कहलाता है। अगर 90 डिग्री होता है तो वो समकोण। 90 से अधिक कोण कहलाता है। 180 वाला कोण सरल कोण, 180 से अधिक होता है तो प्रतिवर्ती कोण। 180 से अधिक वाला कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, और जो कोण वापस अपनी प्लेस पे वापस आ जाता है वो संपूर्ण कोण कहलाता है। वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, इसमें से हम देखते हैं कि कोणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो हमारे को तीन त्रिभुज मिलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण न्यून कोण हो। अधिक कोण त्रिभुज में हमको एक कोण अधिक मिलेगा, बाकी शेष दो कोण न्यून मिलेंगे। और समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण मिलेगा और शेष दो कोण न्यून कोण मिलेंगे। ये समकोण का चिन्ह है। ठीक है, इसी में भुजा के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं तो यह है समबाहु त्रिभुज। समबाहु जैसे नाम से पता है, जिसमें सारी भुजाएं समान नाप की हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु जिसकी द्वि यानी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब विषमबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है। वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। हमको जिस क्वेश्चन में जैसे चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। अब बात आती है इस समकोण त्रिभुज की। ये समकोण त्रिभुज अपने आप में इतना महान निकला कि इसके ऊपर अलग से टॉपिक बनाया गया और उस पर रिसर्च हुई, और आखिर में मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच खुल गई, दैट इज त्रिकोणमिति। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले समकोण त्रिभुज होना बहुत जरूरी है। त्रिभुज में
और जो चीज़ें जानने की हैं, जो हमको हमेशा माइंड में रख कर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें सबसे पहले आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो इस पर थ्योरम है जो 9th क्लास में करवाई हुई है, लेकिन क्या है कोरोना काल में थोड़ा हम भूल गए हैं कि कैसे होती है या कैसे सिखाई गई थी। तो देखिए क्या है, ये त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में एक भुजा हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इस भुजा के समांतर एक रेखा यहाँ और बनाए। ये सीधी रेखा है, तो इस पर ये वाले जो तीनों कोण बन रहे हैं 1, 2 और 3, इनका योग कितना है? 180 डिग्री। ठीक है। अब देखिए हमने कहा ये इसके समांतर है, तो अगर ये 3 है, ये वाला कोण 3 है, तो ये वाला कोण कितना होगा? संगत कोण है, तो ये भी 3 होगा। ठीक है। अब ये इसके समांतर है, तो ये वाला कोण कौन सा हुआ? एकांतर कोण। जेड की आकृति बन रही है, क्या बना ये? एकांतर कोण। तो इसका मान क्या होगा? 2। तो ये 1, 2, 3 यानी इन तीनों का सम भी क्या हुआ? 180 डिग्री। ठीक है। ये 9th में था, हमको डायरेक्ट याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब इसके बाद में आगे त्रिभुज की भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाने पर बनने वाले कोण बहिष्कोण कहलाते हैं। यानी ये त्रिभुज है, इसकी भुजाओं को बढ़ाने के लिए कहा गया, तो बच्चे जाके ऐसे बढ़ा के आ गया। अब अगर यहाँ बाहर जो कोण बन रहे हैं वो सब हम बहिष्कोण तो कहेंगे, लेकिन इन तीनों का योग 360 डिग्री हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भुजा इस तरह बढ़ाई है तो आगे वाली भुजा हमको एक ही दिशा में बढ़ानी थी। इसका मीनिंग क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे है, तो हम इसको अगर इधर बढ़ाते हैं तो ये इधर बढ़ेगी और ये इधर बढ़ेगी। ठीक है। इसी को ही अगर एंटी क्लॉकवाइज देखना चाहो तो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजा इस तरफ बढ़ रही है, तो ये इधर बढ़ेगी और ये इधर बढ़ेगी। इस तरीके से जो बहिष्कोण बन रहे हैं उनका योग हमारा हमेशा 360 डिग्री होगा। यहाँ पर स्पेशल कहा गया है कि त्रिभुज की भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाने पर जो कोण बनते हैं वो बहिष्कोण कहलाते हैं। अगर हम इसमें कहीं पे भी भुजा बढ़ानी शुरू कर देंगे तो हम सबको बहिष्कोण कहने थोड़ी बैठेंगे। सही है ना? एक ही दिशा में बढ़ाते हैं तो बहिष्कोण है, और अगर सिंपल हमारे पास सिर्फ एक ही कोण दे रखा है, जैसे कि ये वाला कोण, तो ये ऑब्वियसली ये बहिष्कोण है। ठीक है। इसमें भी ये है कि इस बहिष्कोण का मान इन दोनों के योग के बराबर होता है। हो गई। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह रेखा है ना, ये कोण एक दूसरे के संपूरक है, और यहीं पर ही अगर ये 60 है तो इन दोनों को जोड़ के 120 होना ही पड़ेगा, तभी तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण है उसका मान शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है कि समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी के जो दो कोण हैं वो न्यून कोण होंगे, क्योंकि अगर हम और कोई कोण 90 से 90 लेना चाहेंगे तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। 3 भुजाएं हैं, ये 90 हैं। अगर इसको न्यून नहीं लेना है या इसको न्यून नहीं लेना है, सीधा लेना है, समकोण लेना है या अधिक कोण लेना है, तो उस समय त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में इन दोनों कोणों का न्यून होना कंपलसरी हो जाता है, इसीलिए त्रिभुज में इनको बोलते हैं न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो नाम आया है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, वो इसीलिए आया कि एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी शेष जो दो कोण बच रहे हैं वो 90 डिग्री से कम के ही होंगे और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पूरक कोण होंगे। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 40 है तो ये 50 होगा, ये 10 है तो ये 80 है। ठीक है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम अपने असली टॉपिक पे आ जाते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, उनको कोई नाम दिए हुए हैं क्या? देखते हैं। देखो कैसे दिए हैं इन्होंने।
इन्होंने मतलब हमारे हमसे जो पहले के गणितज्ञ आए हैं उन्होंने। ये देखिए मैंने एक त्रिभुज बना दिया ABC। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा इन तीनों भुजाओं में सबसे लंबी है। इस भुजा का नाम है कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में आप के शब्द के लेटर से इसको बता सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इसकी खासियत है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, कहीं भी हो 90 डिग्री, उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण। अब न्यूनकोण हमारे पास दो हैं, ए और सी। अगर एक सी की बात करते हैं तो ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। ठीक है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और हम जिस कोण का मान ले रहे हैं, जैसे मैं लिखती हूँ कोण थीटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया कोण थीटा, तो कोण थीटा के सामने वाली भुजा, जिस कोण का नाम ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा जो है वो कहलाएगी लंब। तो इस लंब को हम डिनोट करेंगे एल से। किससे? एल। एल फॉर लीना। ठीक है, अब कोण थीटा जिस भुजा से टच हो रहा है, शेष जो तीसरी भुजा बची है, सीधी लिख लो, शेष भुजा जो तीसरी बची है वो हो जाएगी आधार। आधार किससे होता है? ए से। यहाँ पे आधार को हम किससे डिनोट करेंगे? ए से। अब ये त्रिकोणमिति इतनी अधिक काम में आई कि अगर हमारे पास लंब, आधार और कर्ण में से कोई दो भुजाएं हमारे पास होना तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन है, 8वीं क्लास में सिखाई गई थी आपको, नहीं याद? ये याद हो गया? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, कोण के सामने वाली, जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। ठीक है, डिनोट कैसे करना है? कर्ण को के से, लंब को एल से और आधार को ए से। बोधायन जी ने कहा, बोधायन के अनुसार, इसका नाम पहले पाइथागोरस भी हम कहते थे, लेकिन अब जब से हमको पता पड़ा है कि हमारे महर्षि इस प्रमेय की रचना बहुत साल पहले, पाइथागोरस से भी बहुत सालों पहले इसको बता चुके हैं, इसको प्रमेय को सिद्ध कर चुके हैं, तो हम हमारे महर्षि का नाम लेंगे। बोधायन महर्षि ने उनकी जो प्रमेय है उसमें क्या कहा था कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका अगर हम वर्ग करते हैं तो वो शेष दोनों भुजाओं कौन कौन सी बची? लंब और आधार, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमको कर्ण का वर्ग मिलेगा। ठीक है, भुजाओं के रूप में देखना चाहो तो कर्ण कौन है? AC। AC का वर्ग करना है तो AB का वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये अगर आपको ये नहीं आएगी तो आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आधार है, कर्ण है, लंब है, अगर दो दिए हैं तो तीसरा निकालना आपको आना चाहिए। जैसे कि एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हमको दे दिया ये 3 है और ये 4 है, कर्ण निकालो। B 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AB का स्क्वायर, जो AB का मान दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे और जो BC का मान दिया है उसका स्क्वायर करेंगे। 3 दिया 9, 4 चौक 16, 16 और 9 25। तो AC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर क्या मिलेगा हमको? AC बराबर 5। ठीक है, इस तरीके से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण देखो। इस उदाहरण में हम क्या करते हैं? इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया। ठीक है, करके देखते हैं कि ये कितना आता है। वापस वही नाम लिखती हूँ, A, B और C। अब इसमें क्या हुआ? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है? 4, इसका वर्ग
बराबर ए बी पता नहीं है प्लस बी सी 3 का वर्ग। ये 4 चौक 16, 3 में से 3 गया 9, यहाँ पे सब लाके घटा दिया और ये हो गया ए बी का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। 16 में से 9 गया 7, तो ए बी का मान कितना आ गया वर्गमूल 7। हमको कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी है, जो आंसर आ रहा है उसको लिखना है। 5 पता है कि इसका आंसर 5 आना चाहिए, इसलिए हम लंब और आधार का मान नहीं बदल सकते। जो क्वेश्चन में गिवन होगा हमको कर्ण वही रखना होगा, आधार वही रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग तीसरी भुजा निकालनी होगी। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमको क्या निकालना है। और सूत्र कभी चेंज मत करो, सूत्र हमारा एक ही है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करो, उसके बाद में स्थानांतरण करके और फिर निकालो कि उत्तर क्या आ रहा है, आपको सरल लगेगा। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ना, वो 6th में क्या पढ़ाया, 7th में क्या पढ़ाया, 8th में 9th में क्या पढ़ाया, वो सब बताया। ठीक है, 10th क्लास अब स्टार्ट हो रही है, त्रिकोणमिति अब स्टार्ट हो रही है। तो इसमें सबसे पहले आपको याद करना है एक सीक्वेंस, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इसको कैसे याद करना है? जब आप घर से स्कूल के रवाना होते हो, हाथ पे लिख के जाओ, स्कूल तक जाता है तो यही बोलोगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, इस तरीके से रटते हुए स्कूल पहुंचोगे ना, तो स्कूल जाके थोड़ा बहुत याद रहेगा। फिर एक दिन, दूसरे दिन, नहाते टाइम, खाना खाते टाइम, एनी टाइम जब आप इसको लर्न करोगे तो आपको याद होगा ये सीक्वेंस। जब ये सीक्वेंस याद होगा तो इसके बाद मैं आपको कहूंगी कि आप याद करो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। यहाँ पे लाल और कक्का से कोई मतलब नहीं है हमारा। लाल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण और ए का मतलब है आधार। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आपको इस तरफ वाला याद नहीं है ना, तो ये चीज कुछ समझ में आने वाली नहीं है। देखिए कैसे, ये हमने एक त्रिभुज बनाया जो कि समकोण है बी पर। ये कोण, इस कोण की बात कर रहे हैं, इसका नाम है थीटा। इस थीटा के लिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, तो क्या कि लंब और कर्ण का जो भी मान है इस भुजा का, तो हम लंब और कर्ण आपस में पूरे कट जाए तो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर इनका जो भी अनुपात आता है उसका नाम है साइन थीटा। इस थीटा के लिए जो लंब है वो और उसके अपॉन में कर्ण लेते हैं, तो उनका जो अनुपात आता है ना, उसका नाम साइन थीटा है। ये एक नाम है, अनुपात का नाम है, इसको याद करना है। ठीक है, मेरा नाम लीना है, इस चीज का नाम बोर्ड है, ये चौक है। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो साइन थीटा है। कुछ नहीं है इसमें ना इंग्लिश है, ना ग्रामर है, कुछ नहीं है। ये खाली शब्दों को लिखने का तरीका है कि इसका अनुपात हमको साइन थीटा मिलेगा। अभी जो एग्जाम्पल किया था ना हमने 3, 4, 5 का, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो इसका अगर हम साइन थीटा लेने जाएंगे तो वो हमको कितना मिलेगा? लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 5। तो इन 3 अनुपात 5 है ना, वो साइन थीटा है। बस समझ में आया? अब ऐसे ही कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा? मैंने क्या याद किया आपको? लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में क्या होगा? लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार
tan थीटा। ठीक है, साइन कॉस tan लंब बटा कर्ण, अब आधार बटा कर्ण और फिर लंब बटा आधार। ठीक है, यहाँ पर आप जब कॉपी में नोट करेंगे तो ध्यान रखना कि जो बराबर है वो इस बटा के सामने आना चाहिए, नहीं तो तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा कि कौन किसके अनुपात में। अब इसके बाद में क्या याद कराया था, कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट। इसमें भी लाल कक्का ही काम आता है, लेकिन क्या करना है हमको, जो हर में है उसको पहले लिखना है, कर्ण बटा लंब, अनुपात ही है ना, ये भी तो भुजाओं का अनुपात ही हुआ, लंब बटा कर्ण अलग अनुपात है, कर्ण बटा लंब अलग अनुपात है, इसका नाम कॉसेक थीटा। ऐसे ही ये हो गया कर्ण बटा आधार और ये हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, है ना। तो आपको ये अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एक चीज याद करनी है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और इसके बाद में लाल कक्का, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगर आपको ये वाला पोर्शन अगर याद होता है, ये समझ में आता है, तो फिर त्रिकोणमिति कोई कठिन नहीं है। एक हवा है कि त्रिकोणमिति है ही क्यों, हमारी जिंदगी में कोई भी काम नहीं आई, ये हमको मार मार के सिखाई क्यों गई थी, मैथ्स के टीचर त्रिकोणमिति के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। आप तो इतना मानिए कि 10th क्लियर करने के लिए त्रिकोणमिति की नॉलेज जरूरी है, और कभी कोई बात हो भी जाती है तो त्रिकोणमिति काम आती ही नहीं, तो इसको इतनी बड़ी संख्या में क्वेश्चंस नहीं होते, इतनी बड़ी संख्या में इसको पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, त्रिकोणमिति भी यही कहती है।